अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करें। इस वक्त सबसे पहले तो बात करेंगे यमन के हवाले से और फिर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में भी हालत कुछ ठीक नहीं है। हम तो फ़लस्तीन और मिडल ईस्ट को रो रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क भी कहीं ना कहीं फ़लस्तीन और गज़ा की तरफ जा रहा है। बहरहाल यमन, आपको मैंने कहा था कि उन्होंने डेडलाइन दी थी और डेडलाइन की सूरत में आपको याद होगा कि उन्होंने फिर क्या किया। तकरीबन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक तकरीबन अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया है और इस हमले में कहा जा रहा है कि तकरीबन 39 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और शहादतों की खबर जो आ रही मेरे पास वो कोई अच्छी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ये सब कुछ हुआ है। मैंने आपको कहा था कि यमन के हौसियों के खिलाफ मुख्तलिफ ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर यमन के हौसी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर फौजी हमले हुए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद बहर अहमर में बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की राहों को महफूज बनाना, हौसियों की जानिब से जारी हमलों का सिलसिला रोकना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मैंने यमन में हौसियों के खिलाफ फैसला कुन हमलों का हुक्म दिया है। हौसियों ने अमरीका और दीगर ममालिक के जहाज़ों पर हमले के जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। साबिक सदर जो बाइडन ने हौसियों के खिलाफ कमज़ोर और नाकाफ़ी कार्रवाई की, जिसकी वजह से वो बेलगाम हुए। ट्रंप ने कहा कि ईरान की माली और अस्करी इमदाद की बदौलत हौसियों ने अमरीका जहाज़ों को निशाना बनाया। अब इन हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम अपने मकासद के हुसूल यानी ताकत का इस्तेमाल जो है वो जारी रखेंगे। हौसियों के लिए वक्त ख़त्म हो चुका है, उन्हें फौरी तौर पर अमरीकी जहाज़ों पर हमला बंद करना होगा। तो ये खबर मैं आपको यमन से शामिल कर रहा हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई उन्होंने तकरीबन इसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हमारे पास खबर है उन खबरों के मुताबिक तकरीबन 39 अफराद शहीद हो चुके हैं, दीगर कई जख्मी हैं। और फुटेज में आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता चूँकि हालात इंतहाई कशीदा हैं, इंतहाई ख़राब है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर अब मुसलसल हमले हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल दूसरे ने ये आपको बताते चले कि अमरीकी सदर ने बड़े सरकारी इदारा, खबर रसा इदारा वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद कर दिया है। उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो है साइन कर दी है। साइन करने के बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बाकायदा जो है उस पर दस्तखत कर दी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका तकरीबन मुख्तलिफ 50 ज़ुबानों में ये ख़बर नशर करता था। 1300 सहाफ़ी जो हैं वो अब अपनी जॉब्स खो चुके हैं, जिनमें प्रोड्यूसर जिसमें रिसर्चर सारे लोग शामिल हैं। एक बड़ी तादाद बनती हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बेरोज़गार कर दिया है। तो ये ख़बर मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है और मुख्तलिफ ज़ुबानों में होने वाली इस जो खबर रसा इदारा था, इसको अब डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि इंडिया में आईएसआई के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में असलहा फैक्ट्री का मुलाजिम गिरफ्तार हो चुका है। इस हवाले से बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने रुबिंदर कुमार नामी शख्स को पाकिस्तान की खुफिया इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से गिरफ्तारी के मुतालिक बात करते हुए जो गिरफ्तार शख्स है फिरोजाबाद में एक असला फैक्ट्री में मुलाजिम था। उनके हवाले से जो खबर आई है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल नीला भुजा चौधरी का कहना है कि रुबिंदर कुमार मुबैना तौर पर आईएसआई की खातून यानी हैंडलर्स नेहा के साथ राब्ते में थे, जो लोगों को हनी ट्रैप करके मालूमात हासिल करती थी। सो इस वक्त दूसरे ने जो उनके बेगम का बयान आया है कि मेरे शोहर को हनी ट्रैप किया गया। गिरफ्तारी से कबल 15 मार्च को रुबिंदर से पूछगछ की गई और इस केस में मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। उन पर यह इल्ज़ाम इंडिया भारतीय हुकूमत ने लगाया है कि वो जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या करते थे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने जासूसी की। ये भारत का इल्ज़ाम है। सो एक तरफ तो ये खबर है, दूसरे अफसोसनाक खबर आपके सामने शामिल करेंगे। एक तरफ तो आपको पता है
کہ کل ایک عظیم شخصیت کو جس طریقے سے شہید کیا گیا. میں بات کر رہا ہوں مفتی منیر شاکر صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے ہمیشہ بات کی یعنی اتحاد کے حوالے سے، مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے، خاص کر فرقہ واریت کی یہ جو جنگ ہے، جس طریقے سے اس جنگ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور جس میں دونوں مختلف فرقوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اس حوالے سے وہ ان کی بیان آپ کے سامنے ہے اور وہ بڑے کھل کے یہ بات کرتے تھے. یوٹیوب پر ان کے خاص بیان آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کا اپنا یوٹیوب چینل تھا، اس سے پہلے بھی ان پر حملے ہوتے تھے. اور کل جب آرمڈ تھانے کے حدود میں پشاور میں ایک دیسی ساختہ بم جو ہے رکھا گیا، مسجد کے قریب رکھا گیا، اور پھر جب وہ نماز ادا کرنے گئے تھے تب یہ خبر آئی کہ بھئی وہ زخمی ہوئے ہیں. LRH ہسپتال میں ان کو زخمی حالت میں لے جایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. مفتی صاحب کی بہت بڑی فین فالوئنگ تھی، خاص کر جو نیا طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو فالو کرتا تھا، کیونکہ عموماً وہ اتحاد کی بات کرتے تھے، وہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف بات کرتے تھے، وہ ظالم کو للکارتے تھے. اس کی یہی پرابلم تھی کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے. اور جو آپ کو یاد ہوگا جرگے کے حوالے سے، جب پختون جرگہ ہو رہا تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. پھر خاص کر تحریک انصاف پر جو ظلم ہو رہا تھا، بڑے بڑے لوگ خاموش تھے لیکن وہ بولتے رہے، ہمیشہ بولتے رہے. اب ان کے بیٹے نے جو ہے الزام عائد کیا ہے، انہوں نے الزام جو ہے وہ عائد کیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میرے والد صاحب کو جو ہے یہ لوگ میرے والد صاحب کے قاتل ہیں. شہباز شریف کو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے جو ہے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا ہے. ویڈیو میں انہوں نے کیا کیا، پشتو میں انہوں نے کہا ہے، تو میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. ویڈیو آپ کے سامنے، جس میں ان کے صاحبزادے نے یہ بات کی کہ میرے باپ نے، میرے والد صاحب نے بارہاں درخواستیں دی کہ مجھے تھریڈز ہیں، اسکرین شاٹ جمع کرائیں، حتیٰ کہ ان کی ایک ویڈیو میں آپ کو میرے پشتو چینل میں پڑی بھی ہے، جس میں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں مفتی شاکر صاحب کہ مجھے تھریڈز ہیں، میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، بارہاں مجھے سرکار گورنمنٹ کہتی کہ آپ کو مروانے کا پلان ہو چکا ہے، تو اس کے باوجود مجھے سیکیورٹی نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے. علی امین گنڈا پور جو ہے یہ صبح اس کے انڈر آتا ہے. کیا علی امین گنڈا پور کا بس SHO پر بھی نہیں چلتا ہے؟ چلو DPO DC کہیں اور سے احکامات لیتے ہیں، کیا علی امین گنڈا پور کا بس وہاں سے نہیں چلتا کہ سپاہی ان کو دیتے، سیکیورٹی گارڈ دے دیتے؟ ایک بندہ جو باہر ہاں یہ کہہ رہا ہے، جو جس کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، جو بہت بڑا عالم ہے، جو سب کو یکجا کرنے کی بات کر رہا ہے، جو پختون سرزمین پر جو بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے اس کے خلاف بات کر رہا ہے، تو کیا اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو سیکیورٹی دینا؟ آپ نے نہیں دی. تو یہی وجہ ہے کہ آج ان کی شہادت ہوئی. تو ان کے بیٹے نے الزام جو ہے انہوں نے لگایا ان 3 شخصیات پر کہ میرے بیٹے کو، میرے والد صاحب کو، جو ان کا بیٹا ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو انہوں نے یہ اس کے ذمہ دار ہے. دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ درجنوں لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ نکلے ہیں سربیا میں اپنی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف. اور یہ دیکھیں نا، یہ معذب لوگ ہوتے ہیں. ایک طرف تو معذب لوگ جو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی صاحب ہم اگر ایک جھنڈ بن کر نکلیں گے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نکلیں گے، تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت جو ہے ہمیں نہیں ہٹا سکتی، ہمیں پسپا نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ سربیا کے جو لوگ ہیں، 3 لاکھ لوگ نکلے، آپ اندازہ لگا لیں، اور اپنی حکومت کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. استعفیٰ مانگ رہے ہیں کہ استعفیٰ دو، آپ کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دیکھیں معذب لوگ، نہ وہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، نہ پولیس نے لاٹھی چارج کیے، نہ گولیاں سروں میں کسی کو کھوپڑیوں میں ماری گئی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے، جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے سربیا کی. یہ فوٹیج میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ بھائی صاحب جو معذب قومیں ہوتی ہیں اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کیسے اٹھتی ہیں، اور پھر وہاں کی حکومتیں جو ذمہ دار ہوتی ہیں، نہ وہ گولیاں چلاتی ہیں، نہ وہ شیلنگ کرتی ہیں، نہ مقدمے کرتی ہیں، نہ لوگوں کو اٹھاتی ہیں. مریم نواز کی ریڈ لائن خواتین، وہ کہا کرتی تھی کہ ریڈ لائن خواتین ہے، لیکن جس طریقے سے پنجاب کی پولیس نے خواتین کے گھروں کو، یعنی لوگوں کو جس طریقے کے گھسیٹا ہے، لوگوں کے گھروں کو توڑا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے. میرے خیال میں ضیاء الحق کے دور میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوگا جو اس ریجیم چینج کے بعد ہوا ہے. یہ تحریک انصاف کی کوئی کارکن نہیں ہے، لیکن اس خاتون کے ساتھ ایک
पुलिस एक बदमस्त हाथी बनकर इस खातून के साथ कितना जुल्म कर रहा है, वीडियो जरा देख लीजिएगा। गालियां बक रहा है खातून को, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कौन पकड़ने वाला है, मैं तो नून लीग वालों का मुलाजिम हूं और भाई मेरा डंडा है, चलता है। क्योंकि इस मुल्क में कानून तो है नहीं, 26वीं आईनी तरमीम करने के बाद ये तमाम तर जमातें शामिल हैं पाकिस्तान को तबाही की दहाने पर लाके खड़ा करने के लिए। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो खातून फिर कह रही है, अभी वो थाने पहुंची, वो कहती है मैं बार हाँ थाने के इस बंदे ने मुझ पर तशद्दुद किया तो थाने वाले मेरी दरखास्त नहीं ले रहे। तो कहाँ है वो माँ? वो माँ कहाँ है? पंजाबियों की माँ कहाँ है? जरा बुलाओ जो कहती है मैं माँ हूं सबकी। कहाँ है वो माँ? ये आपके बच्चों पर ये किसी की इज्जत है, किसी की बहन बेटी है जिस पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। दूसरे ने आपको बता चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है 3 कारकुनान को उठा लिया गया है। उसके हवाले से भी खबर आई है कि वो उनका यानी हाजी हमजा ने लिखा है कि उनका कसूर ये था कि वो इमरान खान से मोहब्बत करते थे। एक बुजुर्ग माँ की वीडियो मेरे सामने आई, ये जो नौजवान है सोशल एक्टिविस्ट है हैदर सईद, उसको अगवा किया कि माँ कहती है CTD थाने गई हूँ, कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन मेरा बेटा मालूम नहीं कहाँ लेके चले गए, कहाँ अगवा कर दिया गया है। उस्मान महमूद को अगवा किया गया, कदीर अहमद को अगवा किया गया। देखो यही चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो आपके सामने पामाल हो रहा है, लेकिन हम खामोश हैं। खैर बहरहाल बलूचिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। बलूचिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपके सामने शामिल करूं। एक तरफ तो जो हुकूमती ज़राए हैं वो कहते हैं कि नोशकी में धमाका हुआ है बस में, जिसमें तकरीबन कई मुतादिद अफराद जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ मेरे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देख के परेशानी हो रही है, तबाही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन BLA ने दावा जो किया है वो भी आपके सामने स्क्रीनशॉट पर रख लेते हैं। उनकी जो बलूचिस्तान टाइम है उन्होंने लिखा है कि हमने तकरीबन 90 के करीब फौजी एहलकारों को जो है वो हलाक किया है। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा ना हो, क्योंकि खबरें वो जो दे रहे हैं वो अलग हैं, जो हमारी हुकूमती यानी हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं वो जो खबरें दे रहे हैं वो अलग है, उसमें अलग आदद शुमार है। लेकिन एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, मुख्तलिफ ज़राए ये बता रहे हैं कि एम्बुलेंसेस वगैरह जो है इमरजेंसी मुख्तलिफ अस्पतालों में नाफिज कर दी गई है। तो एक तरफ तो ये अफसोसनाक खबर मैंने आपके सामने शामिल की कि भाई साहब ये हो रहा है। दूसरी तरफ आप अपनी स्क्रीन पर देखें एक कंपनी जिसको जो खुजदार और क्वेटा या कराची के शाहराहों पर काम करती थी, उसको बहुत बुरी तरह जो है वहाँ उनको आग लगा दी गई है। और ये कंपनी जो है अब इसने भी बलूचिस्तान में मज़ीद काम करने से जो है इनकार कर दिया है, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब किस किस्म के हालात हैं। हालांकि हमारे वज़ीर आला परसों बड़ी भड़के मार रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ ठीक नहीं है, ये आपके सामने है। फिर आपको बताते चलें कि किला अब्दुल्ला में लीवीज चेक पोस्ट पर दस्ती हमला किया गया है, किला सैफुल्ला में धमाका हुआ है। और ये खबरें भी आपके सामने हम रख लेते हैं कि बलूचिस्तान के शुमाली ज़िला किला अब्दुल्ला के ज़िलाई हेडक्वार्टर जो है उसमें जंगल पीर अलीजे में कोयटा चमन शाहरा पर कायम लीवीज चेक पोस्ट को नामालूम शरपसंदों ने धमाके से उड़ा दिया है। लीवीज के मुताबिक हैंड ग्रेनेड हमले में खुद खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानब किला अब्दुल्ला में लीवीज हेडक्वार्टर के बैरूनी गेट पर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में गेट को नुकसान पहुंचा है। तो ये सूरत हाल वहां है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से खबर शामिल करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉइस ऑफ अमेरिका की जो एक खबर रसा इदारा था उसको बंद करने का फैसला किया है। उन पर दस्तखत उनके हो गए हैं, जिसके बाद तकरीबन 50 ज़ुबानों में नशर होने वाला ये खबर रसा इदारा अब बिल्कुल बंद हो चुका है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो जिनमें तकरीबन 1300 के करीब मुलाजिमीन थे, अब उनको फायर कर दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि हम दोबारा दहशतगर्दी की तरफ ना बढ़े। अमन हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो। और बहुत तबाही फैल चुकी है, बहुत दहशतगर्दी से हमने लाशें उठाई हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दुश्मन की जो है वो मैली निगाह से दूर रखे।